न्यूक्लियर फिजन, यस, न्यूक्लियर फिजन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। न्यूक्लियर मींस नाभिकीय, फिजन मींस क्या होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अलग, विखंडन, ठीक है जी। तो उसको खंडन भी बोलते हैं या विखंडन आप बोल सकते हैं। तो वो आपका हो जाता है फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई मींस बड़ा सा न्यूक्लियाई जो है वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है, ठीक है जी। तो वो एक हैवी न्यूक्लियाई टूटता है और डिफरेंट छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है। मींस एक बड़ा सा न्यूक्लियाई है यहाँ पे और ये जो है इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, मतलब न्यूट्रॉन स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन को यहाँ पे ले आया। न्यूट्रॉन मींस 0n1, यू नो। तो स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन को हम यहाँ पे लाएंगे और ये हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है जी। इसको हमने बम्बार्डमेंट कराया, बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये क्या होगा आपका, ये दो भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। समझ में आया सबको? फर्दर जो है ये पार्ट फर्दर जो है इस तरह से डिवाइड होगा। ये भी फिर स्मॉल न्यूक्लियाई में ये सब ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। क्लियर है आपको? फिर यहाँ पे जो है ये ऐसे ये डिवाइड होते जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। तो एक हैवी न्यूक्लियाई, बहुत बड़ा, हैवी मींस इसका न्यूक्लियस कैसा है, हैवी है। तो दिस यू कैन से दैट कि हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियाई है। हैवी न्यूक्लियाई में सपोज यूरेनियम, यूरेनियम आपने ले लिया, यूरेनियम 238 या 235 भी ले सकते हैं आप, 235 भी ले सकते हैं आप। यूरेनियम 235 ये आपका हो जाएगा 92 एंड 235, तो यूरेनियम हो गया। इसका आपको क्या कराना है, न्यूक्लियर फिजन मींस उसके ऊपर स्लो स्पीड का, कम स्पीड के न्यूट्रॉन लाओगे और न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराना है आपको। न्यूट्रॉन को जब आप बम्बार्डमेंट कराएंगे इसके ऊपर स्लो स्पीड न्यूट्रॉन का, इसके ऊपर यूरेनियम क्या है, हैवी न्यूक्लियस, यू नो। इसका एटॉमिक मास कितना होता है 235, एटॉमिक नंबर कितना होगा 92। तो हैवी, काफी बड़ा न्यूक्लियस है और रेडियोएक्टिव है, यू नो, रेडियोएक्टिव है ना, रेडियोएक्टिव है। तो अब इसमें डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन इस तरह से होगा कि किसमें ब्रेक डाउन होगा, तो बैरियम में टूटता है, लिप्टन में टूटता है। ये बैरियम का कितना हो जाएगा 137 मास, इसका अप्रॉक्स 93 अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। देख लेना कितना हो रहा है ये ऐड करने के बाद, 235 होना चाहिए, कितना आ रहा है ये 137 बैरियम का आपका हो जाएगा। तो 137 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, है ना, 98। क्लियर है सबको? तो क्रिप्टन का 98 हो जाएगा, बैरियम का 137। तो इसमें डिसइंटीग्रेशन इसका हो रहा है। अब देखो इसके बाद न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं, इसमें न्यूट्रॉन रिलीज होगा, बैरियम के साथ जो है न्यूट्रॉन रिलीज होगा और ये न्यूट्रॉन फिर से बम्बार्ड करेगा इसके पास, इस न्यूक्लियस पे, इसके न्यूक्लियाई पे, फिर से यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज होगा, इसके साथ भी न्यूट्रॉन रिलीज होगा और ये न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट फिर से इस न्यूक्लियस पे होगा। देखो जब बम्बार्डमेंट होता है यहाँ पे बैरियम में और न्यूट्रॉन जब यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है पॉइंट। न्यूट्रॉन जब एज अ प्रोडक्ट मिलता है इसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्रेमेंडस मींस व्हाट, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस केस यू कैन से दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस तरह से यूरेनियम मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और टूटते हैं। तो देखो ये चेन बना रहे हैं, चेन
यू नो चेन बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, जैसे देखो ये 2 न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई में टूटा, ठीक है, जैसे कोई 2 न्यूक्लियाई में भी टूटेगा, कुछ 3 न्यूक्लियाई में भी टूटेगा, फिर हर एक पार्ट जो है फिर उसके 3-3 न्यूक्लियाई में टूटेंगे, फिर इसके हर एक पार्ट जो है वो आपके 3-3 न्यूक्लियाई में टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे। क्लियर है सबको? फिर इसके हर एक पार्ट जो है वो 3-3 न्यूक्लियाई में टूटेंगे, फिर इन सभी का हर एक पार्ट जो है वो फिर 3-3 न्यूक्लियाई में 3-3 न्यूक्लियाई में क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इनके भी ये पार्ट जो है वो 3-3 न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन होंगे, यू कैन से दैट 3-3 न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन होंगे, इसके भी पार्ट 3-3 न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन होंगे। फिर ऐसे ही तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, और जब भी ये ब्रेक डाउन होंगे इनका फ्यूजन होगा तो उससे काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, हाई लार्ज अमाउंट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएशंस इमिट होंगे, रेडिएशंस, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस। और रेडिएशंस में क्या होगा, टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, रेडिएशंस निकलेंगे, काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो लाइफ स्पैन को हार्मफुल रेडिएशन, इसका इफेक्ट जो है वो आपको 100 इयर्स उससे भी ज्यादा देखने को मिलता है, कई हजारों सालों तक मिलता है, 2000 इयर्स तक मिलता है देखने को, 1000 इयर्स तक मिलता है देखने को, ठीक है। कोई कोई फ्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका इफेक्ट काफी दिनों तक देखा जाता है, उसके रेडिएशंस का इफेक्ट, उसके रेडिएशंस उस टाइम तक भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इतनी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होती है। समझ में आया ना सबको? जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, तो उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, एक्चुअल में उसके पीछे क्या रीजन था, कब हुआ था वो, कौन सी गैस लीक हुई थी, पता है सबको? मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो उसको बोला गया मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस लीक हुई थी। तो उसी तरह से देखो अब उस टाइम ये ट्रेजेडी एक गैस लीक होने से ये हुआ, तो उसमें जो वर्कर्स थे काम करने वाले, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट कि 5,000 to 6,000 वर्कर्स जो है उसमें मर गए थे, ठीक है। हाँ, तो ये चीज था, तो काफी ज्यादा हैवी वो ट्रेजेडी थी, उसमें पॉइजनस गैस दैट इज नोन एज मिथाइल आइसोसाइनाइड उस टाइम लीक हुई थी। क्लियर है सबको ये पॉइंट? उसी तरह से ये जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो इसमें क्या होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड बस जानना था आपको। अब इसी चेन रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं, ये इसको जो है हम यूज करते हैं, इसके प्रोसेस को हम लोग स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस मींस ये चेन रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होता है, यू कैन से ऐसे अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो फास्ट होता है, तो हम इसको स्लो करते हैं, ठीक है। इसको हम स्लो करके इस यूरेनियम मॉलिक्यूल्स का जो फ्यूजन है उसको स्लो करके हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए कि इससे काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है जी। और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठते हैं, आपने देखा होगा ना इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। पहला कौन सा है, मेनली अगर अभी देखें जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट दोनों सेटअप है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है वो आपको हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करके बैरियम और ट्रिटियम में, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, फिर से इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है, फिर से उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। इस प्रोसेस को स्लो किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्लो करते हैं। और स्लो करने के बाद स्लो कैसे करते हैं वो हम बताएंगे आपको, क्या क्या चीजें इसमें यूज करते हैं और कैसे हम लोग स्लो करते हैं, ठीक है। तो स्लो करके इससे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी गेन करते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मेनली, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
बेरियम कहाँ पाया जाता है? आप ये भी तो क्वेश्चन करोगे कि सर आखिर ऐसा इतना सब्सटेंस अच्छा कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है धरती के ऊपर? ये जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आपको पता है ना 94 एलिमेंट 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, अपने ओर के फॉर्म में होते हैं। ओर, जब भी हम अर्थ के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ओर के फॉर्म में होते हैं और हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर क्या होता है एक्चुअली में? इम्प्योर फॉर्म होता है। किसी भी एलिमेंट का इम्प्योर फॉर्म होता है ओर। जैसे एल्युमिनियम आप देखते हैं, एल्युमिनियम आप ऑब्टेन करते हैं तो एल्युमिनियम का ओर क्या हो जाता है? बॉक्साइट। ठीक है जी, बॉक्साइट उसका ओर है, बॉक्साइट से आप एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हैं। आयरन का ओर क्या होता है? हेमेटाइट। सब लोग जानते हैं ना, मैग्नेटाइट भी होता है। तो दो टाइप्स के ओर होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जैसे आप कोयला को देखते हैं, कोयला के 4 टाइप्स हो गए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, है ना, 4 टाइप्स कोल के। उसी तरह से आपके इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अब देखो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों ओर में, अब उसमें देखते हैं आपको आयरन का कंटेंट जो है, ठीक है, आयरन की डेंसिटी किस में ज्यादा है? आयरन की डेंसिटी किस में ज्यादा होती है? हेमेटाइट में या मैग्नेटाइट में? तो किसमें होती है जी? हेमेटाइट में थोड़ी होगी, मैग्नेटाइट में होगी। ठीक है, आयरन की डेंसिटी जो है मैग्नेटाइट में ज्यादा होती है, हेमेटाइट में कम होती है। उसी तरह से पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट बोलेंगे तो पीट में सबसे ज्यादा कम कार्बन कंटेंट होता है। जैसे कोल में क्या होता है? कार्बन होता है, तो पीट में आपको सबसे ज्यादा कम कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। लिग्नाइट में उससे ज्यादा होता है। पीट में कितना होता है? 40% कार्बन कंटेंट होता है। लिग्नाइट में बात करेंगे तो 50 to 60% लिग्नाइट में। बिटुमिनस में 80 to 90, मतलब यू कैन से दैट 80 to 90% बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट होता है। जितना ज्यादा अच्छा कार्बन कंटेंट होगा वो कोल उतना ही अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एनर्जी समझ में आया? उसके बाद एंथ्रासाइट्स, एंथ्रासाइट्स में 95 to 97% कार्बन कंटेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट में होता है। देयर आर 2 टर्म्स हियर, एंथ्रासाइट और एंथ्रासीन। ध्यान देंगे सब लोग, एंथ्रासाइट अलग चीज है और एंथ्रासीन अलग चीज है। These two are different terms, anthracite and anthracene. बता सकता है कोई एंथ्रासीन क्या होता है? Anthracite is one of the types of coal which have very high carbon content. That you can say that lies between 95 to 97%. Anthracite is rich in carbon content. This point is clear to all of you or not? But what about anthracene? Anthracene is an example of anthracene is a substance and it is an example of sublimation process. Sublimation process means what? Directly solid to gas में convert हो जाता है without changing into its liquid state. तो बिना liquid state में change हुए कोई भी substance solid से directly gas में convert हो जाता है, तो उस process को हम लोग बोलते हैं sublimation. ठीक है, तो ये इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होता है और इस न्यूक्लियर एनर्जी को, इस रिएक्शन को हम लोग स्लो करते हैं। इस रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को बोलते हैं चेन रिएक्शन और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन रिएक्शन। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दिस इज नोन एज चेन रिएक्शन, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो अब इसके एप्लीकेशन पार्ट जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन। एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं इसका फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पे? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। क्लियर पार्ट? अब यहाँ पे समझेंगे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है। तो देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कॉन्क्रीट शील्ड बनाते हैं हम लोग, कॉन्क्रीट शील्ड। सबसे पहले देखो बनाते हैं कैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को, एक शील्ड बनाया जाता है, शील्ड को बोलते हैं कॉन्क्रीट शील्ड। दिस इज नोन एज कॉन्क्रीट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। कॉन्क्रीट शील्ड मींस एक ऐसा वॉल
जिसके बाहर कोई रेडिएशन ना जाए, कितने भी पावरफुल रेडिएशन वो बाहर नहीं जाए। समझ में आ रहा है पार्ट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। इतनी ज्यादा मोटी थिक वॉल बनाई जाती है, जैसे जहां भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, उसके रेडिएशन, जो भी रेडिएशन वो मीट हो रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर को आपने वहां पे क्या कराया, न्यूक्लियर फ्यूजन कराया, तो वहां पे वो न्यूक्लियाई क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। तो डिसइंटीग्रेट होंगे तो उससे क्या होगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगी। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। उस एनर्जी से बाहर कोई इन्वायरमेंट में नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज हैं जैसे बर्ड्स जो हैं उनको नुकसान ना हो, ठीक है, या जो भी ह्यूमंस है, जो भी एनिमल्स है उनको कोई नुकसान ना हो। इसलिए उसका जो वॉल्स है वो कंक्रीट सील से बनाया जाता है। कंक्रीट सील मींस एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वॉल जिससे रेडिएशंस बाहर ना जाए, ठीक है, लीकेज ना हो। It has to be ensured that there is no leakage of any radiation from there. कंपाउंड किससे बनता है, कौन से कंपाउंड से बनता है वो? कौन से कंपाउंड से? कंक्रीट शीट में जो कंक्रीट शीट पहले तो आपका ये हो जाएगा लेड का बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे उसमें लेयर्स होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है जी, बहुत सारे लेयर्स होते हैं उसमें बने हुए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये वाला कंक्रीट तो नहीं होता, नहीं, ये कंक्रीट नहीं होगा, इससे लीकेज हो जाएगा रेडिएशंस का। अगर आप इसमें करेंगे, अगर इसमें आप यूरेनियम का फ्यूजन करते हैं, ठीक है, तो यूरेनियम का फ्यूजन करते हैं तो चेन रिएक्शन को, अगर आपने सब इक्विपमेंट लिए हैं, जैसे मॉडरेटर लिया है, कूलेंट लिया है, फ्यूल रॉड लिया है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसमें रिक्वायर्ड है, आपने पूरा सेटअप कर रखा है, तो इसमें क्या होगा, रेडिएशंस लीकेज होने के चांसेस है। यू कैन से दैट। तो उसके लिए पूरा पैक कंक्रीट सील बनाया जाता है और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की, मतलब उसमें आदमी नहीं रहते ना, समझ लो, ऑक्सीजन पूरा चारों तरफ से पैक होता है, ठीक है, एयर का जो है वो मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, एयर का मूवमेंट नहीं होगा, और एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए एयर का मूवमेंट होगा तो उस केस में रेडिएशन जो है उसका लीकेज हो जाएगा, और जब रेडिएशन का लीकेज होगा तो एटमॉस्फेयर में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं या ह्यूमंस हैं, उनको इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या तो उनको डिजीज हो जाएगा या हो सकता है कि उनको उससे हार्म भी हो। जैसे रेडिएशन से बहुत सारे स्पीसीज इंडेंजर्ड भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, जब मोबाइल के रेडिएशन, टावर के रेडिएशन से इतने सारे स्पीसीज इंडेंजर्ड हो रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस इमिट कर रहा है। क्लियर है सबको? तो ये जो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो ये आप बोल सकते हैं पॉइंट कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है सबको जी? तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो फ्यूल रॉड्स, इसमें हम यूज करते हैं फ्यूल रॉड्स, फ्यूल मींस ईंधन, तो फ्यूल रॉड्स यूज किया जाता है। तो फ्यूल रॉड में हम लोग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है, हम लोग यूरेनियम को हम लोग यूज करते हैं, यूरेनियम 235 को या 238 को ले सकते हैं, 92 238 को हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम को, यू कैन से दैट यूरेनियम को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल रॉड। तो फ्यूल रॉड के फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए कि फ्यूल कौन प्रोवाइड करेगा, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो मॉडरेटर क्या करता है, नेक्स्ट होता है इसमें मॉडरेटर का हम यूज करते हैं। मॉडरेटर मॉडरेटर का क्या यूज होता है, यस, व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडरेटर इन दिस। तो मॉडरेटर जो है, जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें से प्रोड्यूस होंगे, ये फ्यूजन होगा तो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, और न्यूट्रॉन्स जब इसके ऊपर जाके टकराएंगे, इसके ऊपर जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद बना हुआ है, फॉर एग्जांपल यू कैन से Ba as well as Kr, तो the nuclei which is formed after the disintegration of this heavy nucleus, so again the neutron which is produced by that nuclear fission would again be able to bombard that Ba, so this is slow speed neutrons। तो कैसा होंगे, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन्स होंगे, तो वो न्यूट्रॉन्स को क्या करता है मॉडरेटर,
मॉडरेटर एब्जॉर्ब कर लेता है, यू कैन से दैट मॉडरेटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉडरेटर जो एक्चुअल में ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट, तो वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और न्यूट्रॉन को, बहुत सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें एक ही न्यूट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है वो निकलेंगे और वो बहुत सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है मॉडरेटर, ठीक है। तो उसमें ग्रेफाइट का भी हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट का भी, और किस चीज का यूज करते हैं, वाटर का भी यूज करते हैं। तो वाटर का एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं। सर किस प्रॉपर्टी पे ठीक है। डिसाइड होता है मॉडरेटर? क्या किस प्रॉपर्टी पे डिसाइड होता है मॉडरेटर किस प्रॉपर्टी पे डिसाइड होता है? वो न्यूट्रॉन्स को क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब कर ले, या रिएक्शन को हमें क्या करना है, स्लो करना है। इसलिए कि रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट है, मॉडरेटर क्या करता है, उस रिएक्शन को मॉडरेट बनाता है। मॉडरेटर का यही वर्क है कि जो चेन रिएक्शन फास्ट हो रही है उसको मॉडरेट बनाता है। समझ में आ रहा है? जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो न्यूट्रॉन, जो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। मॉडरेटर के यूज में हम ग्रेफाइट रॉड को भी यूज करते हैं और वाटर को भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट रॉड, you can say that graphite rod is also used in this case as a moderator. So what is the function of moderator here in this case? Moderator slows, means moderator helps in slowing down the chain reaction, slowing down the chain reaction of the nuclear fission. ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन के चेन रिएक्शन को स्लो डाउन करने में ये हेल्प करता है। सर फ्यूल रॉड पे एक और बात बता दें। फ्यूल रॉड जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है। कौन सा? यूरेनियम होता है, यूरेनियम एज अ फ्यूल। 92 यूरेनियम 238 हम लोग यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मॉडरेटर के बाद आपका होता है, मॉडरेटर में ग्रेफाइट रॉड हो जाएगा, या वाटर का भी हम लोग यूज करते हैं, वाटर का। ये इस पॉइंट को आप लिख लो, मॉडरेटर, मॉडरेटर इज यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन द चेन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कूलेंट। इसमें आगे होता है कूलेंट। आगे देखेंगे जी, कूलेंट COOLANT। तो कूलेंट का क्या होता है? कूलेंट क्या करता है? तो कूलेंट जो है वो कूल करने में हेल्प करता है, कूल करने में। जैसे टेम्परेचर मान लो ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो वॉल क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए कि उसकी भी तो कैपेसिटी है ना वॉल की, कितना टेम्परेचर वो अडेप्ट कर सकता है। क्लियर है? कितना टेम्परेचर उस वॉल के लिए अडेप्टेबल है। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो कूलेंट उसको कूल करता है, जो टेम्परेचर है ज्यादा उसको वो कम करने की कोशिश किया करता है। तो कूलेंट में भी हम लोग यूज करते हैं वाटर का। तो एज अ कूलेंट यू कैन यूज वाटर। तो कूलेंट में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। स्पेशली इसमें हैवी वाटर का भी यूज कर सकते हैं आप। हैवी वाटर काफी ज्यादा सुटेबल है। हैवी वाटर इज D2 ड्यूटेरियम से बना हुआ होता है। दिस इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यू नो हाइड्रोजन फर्स्ट आपका होता है 1s1 दैट इज प्रोटियम, सेकंड इज 1s2 दैट इज ड्यूटेरियम जिसका सेकंड एटॉमिक मास होता है, एंड थर्ड आपका होता है ट्राइटियम। समझ में आया? उसको बोलते हैं आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक। प्रोटियम होगा, हैवी वाटर यूज होता है, या वाटर भी यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट। सर बोरॉन रॉड्स भी यूज होते हैं। हां, बोरॉन के रॉड्स भी यूज होते हैं। बोरॉन भी होते हैं और कैडमियम के भी होते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं, बोरॉन के भी होते हैं और कैडमियम के भी होते हैं। ये कंट्रोल रोड्स कहे जाते हैं, कंट्रोल रोड्स इनको बोलते हैं। अभी बता रहे हैं इसके बाद, ठीक है। इसको कूलेंट में जो वॉल होती है नॉर्मल वॉल, इसमें देखो कूलेंट में जो वॉल होगी वो कंक्रीट सिल्क की बनी हुई होती है। जो एसी कूलेंट्स वगैरह होते हैं सर, एसी कूलेंट्स जो होते हैं, क्या एसी कूलेंट्स जो होते हैं, एसी कूलेंट्स जो होते हैं, हाँ एसी कूलेंट्स जो इयॉन कहते हैं उसे शायद, हाँ वो यूज नहीं करते। एसी कूलेंट्स, एसी का अलग प्रिंसिपल है ना। एसी को आप क्यों मिक्स कर रहे हैं इसमें? एसी अलग चीज हो गया। देखो आपका एसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है, वो ठंडा करता है। सर पर कूलेंट यूज करते हैं, आप कूलेंट यूज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली वाटर यूज करते हैं। कूलेंट ठीक है, तो कूलेंट में आप यूज कर सकते हैं। यू कैन पावर प्लांट की बात हो रही है।
यू कैन यूज दैट, बट यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके लिए वाटर हम यूज करेंगे, हैवी वाटर एज अ कूलिंग हम यूज करेंगे। मॉडरेट्स के बारे में आपको समझ में आया, मॉडरेटर में भी वाटर यूज करते थे तो ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि और ज्यादा, इसलिए कि इसका रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट होता है, तो इसके लिए कंट्रोल रॉड्स भी यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स में क्या होता है, जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं वो इनके रिएक्शन को और स्लो करते हैं, इसलिए काफी ज्यादा केवल वाटर का यूज करने से, एज अ मॉडरेटर या ग्रेफाइट रॉड के यूज करने से ये चेन रिएक्शन स्लो नहीं होता, इसके लिए और भी अलग से हम कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। तो कंट्रोल रॉड किससे बना हुआ होता है, कंट्रोल रॉड्स, यू कैन से कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का भी सेम वर्क है। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इट हेल्प्स इन, इट मेड अप ऑफ, लिख लो, कंट्रोल रॉड्स आर मेड अप ऑफ बोरोन, बोरोन इसको बोलते हैं B10 एंड कैडमियम, कैडमियम से बने होते हैं CD, ठीक है जी। तो कैडमियम, तो कंट्रोल रॉड्स किससे बने हुए होते हैं, बोरोन से और कैडमियम से बने हुए होते हैं। तो इट हेल्प्स इन स्लोइंग, जो रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लोइंग द चेन रिएक्शन of the nuclear fission. How does it help in? How does it help in slowing down the chain reaction? How does this control rods help in slowing the chain reaction? By absorbing electrons, extra neutrons, not electrons, extra neutrons present in the chain reaction, ठीक है। तो you can say that by absorbing extra neutrons emitted during the chain reaction, तो जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो भी इमिट होते हैं चेन रिएक्शन के समय, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उस रिएक्शन को स्लो करते हैं, चेन रिएक्शन को स्लो करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट इसमें? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं उसको। उसके बाद कंक्रीट शील्ड भी आपने देख लिया। तो ये सभी चीजें इसमें यूज होती हैं। जब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं किसका, यूरेनियम का, एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं जापान की तरफ। जापान देखो, अब यूरेनियम की बात की तो यूरेनियम से क्या बनता है, एटम बॉम्ब। ऑल ऑफ यू नो यूरेनियम से क्या बनता है, एटम बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जिसको बोलते हैं। तो देखो जापान में 2 सिटीज थे, कौन कौन से जी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्लियर है सबको। तो हिरोशिमा जो है देखोगे परमाणु बम बोलते हैं इसको, परमाणु बम। यस, एटम बम को हिंदी में परमाणु, जो नहीं है वो पूछ लेना हिंदी, ठीक है ना। एटम बम को बोलते हैं परमाणु बम। एटम मतलब होता है परमाणु, ठीक है, परमाणु बम। हाइड्रोजन बम ही बोलते हैं। हाइड्रोजन बम में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन तो नाम ही है जी। हाइड्रोजन बम को क्या बोलते हैं, पोटैटो बम, ठीक है। तो वो जो है ना दिवाली, ये जो आप दीपावली से मनाते हैं, उनमें नहीं होता, उनमें ये नहीं होता, उनमें कहाँ से ये होगा, उनमें ये कहाँ से होगा, यूरेनियम के थोड़े से पार्ट्स आ जाएंगे तो वो काफी ज्यादा नुकसान करेगा वो आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा ही आवाज नहीं करेगा, और बिल्डिंग भी आपका
उड़ा देगा। बिल्डिंग के पास अब जो है वो पप्पा के पास पहुंच जाएगा। काफी ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसमें। तो ये अलग चीज है हाँ सर यूरेनियम। समझ में आया सबको? हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम जो है वो गिराया गया था। किसने गिराया था? अमेरिका, यूएस यूएस। सर इंडिया यूएस या यूएसए, यूएसए यूएसए एक तो नहीं है, अलग अलग। अमेरिका ने कराया था। अमेरिका। ठीक है, देखो उसके पीछे हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, गिराया था। हम आपको बता रहे हैं बस किसका इफेक्ट क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसका नाम था लिटिल बॉय। छोटा लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। छोटा बच्चे ने बड़ा तो छोटे बच्चे ने बड़ा वैसा यूएसए ठीक है। सब तो 6 अगस्त 1945 को नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को। इसका नाम था फैट मैन। फैट मैन। देखो इसका जो फोर्स था, ठीक है, वो कितना था? 13,000, ठीक है, या 13,000 टन्स बोल सकते हैं। टन्स ऑफ ट्राई नाइट्रो किलो टन्स इसको बोलते हैं। 1000 भी बोल सकते हैं। 13 किलो टन्स ऑफ TNT इसमें यूज हुआ है। TNT बोलते हैं हम लोग इसको, ट्राई नाइट्रो टोलीन। ट्राई नाइट्रो टोलीन। मतलब क्या करते हैं? टोलीन में ट्राई नाइट्रो क्या होता है? देखो समझो, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो टोलीन किसको बोलते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। टोलीन जो है आपका ये मॉलिक्यूल होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस इज योर टोलीन। हाँ ये तो दो बॉन्ड्स हो तो ये बेंजीन में ये टोलीन होगा, ठीक है। और ट्राई नाइट्रो मींस 3 नाइट्रो है। ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो कौन सा होता है? इसको बोलते हैं लोग ऑर्थो। और ये होता है मेटा, एंड ये होता है पैरा। क्लियर है जी? ऑर्थो मेटा पैरा पे ये लगे होते हैं। समझ में आया? तो ये CH3 के रिस्पेक्ट में है। एक N हो जाएगा, एक N यहाँ पे हो जाएगा, और एक N यहाँ पे हो जाएगा। यू कैन सी दैट। तो ट्राई नाइट्रो 3 नाइट्रोजन थे, ठीक है, और टोलीन था। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें 13,000 टन्स ऑफ TNT का फोर्स था। ट्राई नाइट्रो टोलीन। तो इसमें यहाँ पे लिटिल बॉयज हैं वो कम पटका गया, ठीक है। तो इसमें इमीडिएट डेथ्स जो हुए थे ना, वो कितने हुए थे? काफी ज्यादा हुए थे। कि इसलिए कि लोग अवेयर नहीं थे। तो 60,000 से 1.5 लाख के बीच में लोग मरे हुए थे। 60,000 से कैन से दैट बस जो इसका एरिया था, कितने एरिया को इफेक्ट किया था? ये क्या नहीं दूसरा क्या था? ये इंडिया होता सर। तो ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो। अपने देश के बारे में ऐसे नहीं बोलते। नागासाकी हमारा देश सबसे अच्छा है, पता है ना? डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेट्रेड फैला रहे हैं। हेट्रेड मींस घृणा की भावना, अलगावपन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन देखो शुरू से ही ये एग्जांपल है कि हमारा कंट्री और कंट्रीज व्हाट हमारा कंट्री जो है शुरू से ही अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को सपोर्ट करता है। मींस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कम्युनल हेट्रेड तो बना, ठीक है। तो कम्युनल हेट्रेड अब वो बन रहा है। रीजनलिज्म ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, रिलीजियनिज्म आ रहा है। दिस इज द मेन रीजन।
रिलीजनिज्म जो है ना वो ज्यादा है। रिलीजनिज्म मींस जो धर्म का कॉन्सेप्ट ये काफी ज्यादा है उसका, नहीं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या है, सभी सारे धर्म मिल जाएंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डाइवर्सिटी मींस हर एक कम्युनिटी के लोग जो है डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी हम लोगों में यूनिटी है। दिस इज द मेन रीजन। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। ये आपका हो जाएगा CH3 ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनाइट्रोक्लोरीन। इसमें देखोगे आप फैट मैन में जो था वो 20,000 किलो टन्स ऑफ TNT यूज किया गया था। 20,000 किलो टन्स, 20,000 टन्स या 20 किलो टन्स बोल सकते हैं ऑफ TNT। TNT मींस ट्राइनाइट्रोक्लोरीन, ट्राइनाइट्रोक्लोरीन यूज किया गया था इसमें। समझ में आया? तो इसके रेडिएशंस आज भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके रेडिएशंस जो है ना आज भी देखने को मिलते हैं। इसके रेडिएशंस की वजह से जो है देखने को मिलते हैं की बात नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ये हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं। मजाक चल रहा है क्या भाई? समझ में आया सबको? तो जो रेडिएशंस हैं उसके इफेक्ट जो है आज भी देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। जो भी वहाँ के लोग होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड मैक्सिमम उस एरिया में जो रहते हैं, तो उसके रेडिएशंस का इफेक्ट आज भी एटमॉस्फेयर में है। तो देखो एटमॉस्फेयर से इफेक्ट वो जो है वो खत्म नहीं होता तुरंत, इसलिए कि वहाँ पे जो विंड्स हैं डिपेंड करता है कि विंड्स किस तरह से कहाँ जो है फ्लो कर रही हैं। ठीक है, और विंड्स जो है जो मूविंग एयर है वो कितना दिन तक प्रेजेंट है तो उसी में दवाई में बना देते उसकी कैप्सूल वगैरह बना देते हैं कि मतलब ऐसे टाइप के कैप्सूल को खा लेते जापान वगैरह में। कहाँ पे? जापान में कैप्सूल बनाते हैं जैसे बम फूटता है तो उसके बाद अगर खा लेते तो मतलब ये डिसेबिलिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा हाई है। अब देखो जापान में बम भी पट के गए और सबसे ज्यादा छोटा भी है, छोटा भी अगर देखें तो छोटा भी है फिर भी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। रिसोर्सेज इसके पास कम है, रिसोर्सेज भी कम है फिर भी सबसे आगे टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया? समझ में आएगी जापान। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, आगे चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे रेडियोधर्मी के। फर्स्ट इसको हम लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है टू ट्रीट द इलनेस इन द बॉडी। तो जो भी सेल्स होते हैं, देखो ये क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इलनेस को भी ट्रीट करने के लिए। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, यू कैन टेक द केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक क्या डिजीज है? यू कैन से दैट हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ टाइप ऑफ डिजीज। बाय द साइड the hyperthyroidism is a disease, you can say that। ये कैसे होता है हाइपरथायरॉयडिज्म? आपको पता है ना थायरोक्सिन हार्मोन, थाइमस ग्लैंड जो होता है, थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। यू नो अबाउट थायरोक्सिन हार्मोन? कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं, या थाइमस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को हम लोग ट्रीट करते हैं आयोडीन का यूज करके, आयोडीन का यूज करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड नंबर इज कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं उनको। इसलिए कि कीमोथेरेपी, यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, राइट? तो जो रेज होती हैं कीमोथेरेपी में जो यूज करते हैं रेज, पता है ना आपको? देयर आर 3 methods to cure cancer in India also, in the world also, you can say। पहला है आपका कीमोथेरेपी, सेकेंड नंबर इज डेंड्रियाटिक सेल थेरेपी, एंड थर्ड नंबर इज स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी मीन्स व्हाट? कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, जो हाई इंटेंसिटीज की रेज हैं, हाई इंटेंसिटीज की रेज मीन्स इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, उस रेज को हम सेल्स के ऊपर डालते हैं
जो सेल्स का एब्नॉर्मल ग्रोथ होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं लेप्रोस्कोप से, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं और उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसमें एक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कीमोथेरेपी होता है तो उस सेल्स में ऐसे भी सेल्स होते हैं, इसलिए कि रेडिएशन का डायरेक्शन, वो रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा उसकी हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होती है, हाई इरिटेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो इससे सेल्स तो डैमेज हो जाते हैं जब नॉर्मल दिन का ग्रोथ हुआ है, लेकिन उसमें वो भी सेल्स डेड हो जाते हैं। उसका साइड इफेक्ट क्या है ये समझ लो, उसमें वो भी सेल्स डेड हो जाते हैं जो आपकी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग मीन्स जो जीवित सेल्स हैं वो भी उसमें डेड हो जाते हैं। दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ दैट। तो उसमें जो रेडिएशन, पावरफुल रेडिएशन हम इमिट करते हैं वो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज करके हम लोग करते हैं। तो इट इज यूज्ड आल्सो टू ट्रीट कैंसर पेशेंट आल्सो, यू कैन से in the medical science. This is A number and this is B number. Hyperthyroidism क्या होता है? जब आपके वेटिंग मतलब जब वेटिंग से ज्यादा जब वेट इंक्रीज होता है। थायराइडिज्म मींस जब थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। हाइपर और हाइपो, हाइपो मींस कम और हाइपर मींस ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में उसको ट्रीट करते हैं हम लोग। बी नंबर तो भी आयोडीन से ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा आयोडीन ले लो तो हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, नहीं, ठीक है। बी नंबर इज इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेनी टाइप ऑफ कैंसर पेशेंट। जिसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया जाता है, जिसमें आपको कोबाल्ट यूज किया जाता है। यू कैन से दैट कोबाल्ट 60 CO, कोबाल्ट 60 जो है ना, कोबाल्ट का हम यूज करते हैं। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ये फर्स्ट नंबर था, मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का। समझ में आया सबको? इससे कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट है इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म के बाद, इसके बाद देखेंगे तो हम लोग जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, मोन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या मोन्यूमेंट्स हो गए पुराने, ओल्ड मोन्यूमेंट्स, जो भी ओल्ड मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उसके बारे में पता करने के लिए कि वो कितने पुराने हैं, हाउ मच, ठीक है, कितना बिफोर इनका एग्जिस्टेंस हुआ है, तो उसको हम लोग पता करने के लिए, ठीक है, टू नो दैट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कि हाउ मच ओल्ड दैट दे आर, एंड मोन्यूमेंट्स कितने साल पुराना है। बोलते हैं ना कि ये जो चीज है वो इतने साल पुराना है, बाय द यूज ऑफ कार्बन डेटिंग। Carbon dating is a process in a radioactivity that we used to know. We used to know what? The life of the monument also, the life of archaeological sources also. तो लाइफ किसके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, और लाइफ किसके, मोन्यूमेंट्स के भी हम लोग समझने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें ज्यादा ओके, क्लियर है पॉइंट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ओल्ड मोन्यूमेंट्स, बाय द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग के हेल्प से हम लोग कार्बन डेटिंग के हेल्प से हम लोग उसके एज को पता करते हैं। समझ में आया ना सबको? क्लियर है? तो डाउट इसमें किसी को? कार्बन डेटिंग रेज होती है, जैसे देखो इसमें हाफ साइकिल होता है, देखो हाफ साइकिल हम पता करते हैं, तो हाफ साइकिल होता है आपका ln2/λ t हाफ साइकिल जो है ना रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ते हो, हाफ साइकिल डिसइंटीग्रेशन जब होता है तो हाफ साइकिल, इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, लिख लो t हाफ साइकिल होता है 0.693/λ और 0.693 होता है ln2/λ, ये हाफ साइकिल होता है रेडियो एक्टिविटी में। हाफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है हाफ साइकिल इज
ln2 upon lambda, that is 0.693 upon lambda. और किस चीज में यूज किया जाता है? स्टोन में यस, स्टोन्स के बारे में पता लगाने के लिए कौन सा स्टोन जो है वो कितना पुराना है, इसमें भी यूज कर सकते हैं. आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, कार्बन डेटिंग, इन सब में यूज हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद स्मोक डिटेक्टर में भी यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्मोक का अमाउंट ज़्यादा है, धुआं का अमाउंट ज़्यादा है कि कम है, उसको भी डिटेक्ट करने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं. इसमें अमेरिकेडियम 241, इसको बोलते हैं अमेरिकेडियम 241 यूज करते हैं. ठीक है. स्मोक डिटेक्टर, दिस इज नोन इन स्मोक डिटेक्टर. ठीक है जी. उसके बाद जो है फूड सेफ्टी में भी यूज करते हैं. फूड सेफ्टी में भी, इसको लिख लो. सॉरी, ईडीएम में सीएम होगा, अमेरिशियम 241. तो जो इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, ठीक है, जो अमेरिशियम 241 में आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं. इससे क्या रिलीज होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स जब रिलीज होते हैं तो एयर में मिलते हैं और एयर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हैं. आयोनाइज करने के बाद वो पता लगाते हैं कि उसमें कितना स्मोक जो है प्रेजेंट है. ठीक है. इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स हम लोग इसके थ्रू पता कर पाते हैं. वी कैन इजीली फाइंड आउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट इन द गिवन एरिया. जो भी एरिया है आपका प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड एरिया, उस स्पेसिफाइड एरिया का आप पता कर पाते हैं. क्लियर है. फूड सेफ्टी में भी यूज करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. काफी ज्यादा हाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. तो जो फूड में, समझ लो यहाँ पे फूड में जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. फूड में जो जर्म्स एंड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको हम किल करने के लिए फूड को स्टेरिलाइज करते हैं. स्टेरिलाइज्ड, यू नो, फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड. स्टेरिलाइज्ड फूड, इसको बोलते हैं ना, फूड जो स्टेरिलाइज्ड हो गया, मींस उसको क्या करते हैं हम लोग? स्टेरिलाइज करते हैं. उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज और जर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हम किल करते हैं. किसके हेल्प से? फास्फोरस P31, ठीक है, 15P31 से, और सिलिकॉन से भी आप कर सकते हैं, सिलिकॉन से भी. तो ये सभी से करते हैं, लेकिन उसमें जो रेडियो एक्टिव का जो रेडिएशन है वो फूड में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए कि अगर वो फूड में प्रेजेंट होगा तो हमारे बॉडी में जाएगा तो हार्म करेगा. क्लियर है पॉइंट. तो स्टेरिलाइज करते हैं हाई, मतलब लो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड से. इस P31 फास्फोरस भी यूज करते हैं हम लोग, कार्बन भी यूज कर लेते हैं. इसमें कार्बन C14 भी यूज करते हैं, 6C14 यूज कर लेते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन करने के बाद हम उसको रख देते हैं सेफ्टी के फॉर्म में. जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स इसमें प्रेजेंट थे वो डेड हो गए, खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद उसको रख के फिर से उसको मार्केट में सेल किया जाता है. दिस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन. जैसे स्टेरिलाइज्ड कॉटन बोलते हैं ना, जैसे किसी को चोट लग जाती है, कोई काफी ज्यादा इंजरी हो गई, ठीक है, जैसे बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो गए और मसल्स काफी ज्यादा जो है वो बर्स्ट हो गया. बर्स्ट मींस काफी ज्यादा चोटें पाते हैं, ठीक है, मांस निकल आया. उस केस में क्या करते हैं? स्टेरिलाइज्ड कॉटन का यूज करते हैं. होता है ना स्टेरिलाइज्ड कॉटन. स्टेरिलाइज्ड कॉटन क्यों बोलते हैं? वो है जैसे ही आप उसको लिक्विड में वो ड्रॉप में क्या करते हो? इंसर्ट करते हो तो स्टेरिलाइज हो जाता है. स्टेरिलाइजेशन करते हैं ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा लिक्विड सब्सटेंस हम डालते हैं, लिक्विड वाटरी लिक्विड उसके ऊपर डालते हैं. तो वाटर लिक्विड क्या करता है? जो भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको वो किल कर देता है. किल करने के बाद वो स्टेरिलाइज्ड हो जाता है. तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइज्ड कॉटन. और उसका हम यूज करते हैं वुंड्स के ऊपर. वुंड्स के ऊपर यूज क्यों करते हैं? इसलिए कि वो उससे वुंड्स भर जाएं. अगर उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया होंगे तो उस वुंड्स में क्या करेंगे? इन्फेक्शन फैला देंगे, इसलिए हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं. क्लियर है सबको? स्टेरिलाइज क्यों करते हैं उस कॉटन को? ये पार्ट उससे बांधते भी, आप टाइट भी करते हैं तो स्टेरिलाइज करते हैं. रीजन बीइंग इज दिस. क्लियर है? इसमें जो भी बैक्टीरियाज और जर्म्स प्रेजेंट है वो सभी किल हो जाते हैं. The main process of fertilization is this. ये लिक्विड सब्सटेंस का आप यूज करते हैं तो वो फूड नहीं है,
वो फूड नहीं है, वो क्या है, कॉटन है, तो उसको आप डिप भी कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंस में जिससे उसका कंप्लीटली स्टरलाइजेशन हो सके। स्टरलाइजेशन, यस, कोई डाउट इसमें? ये आपका रेडियो एक्टिविटी यहाँ से फिनिश होता है। कार्बन डेटिंग पढ़ना होगा थोड़ा सा तो बता देंगे आपको, बाकी रेडियो एक्टिविटी फिनिश होता है। उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। हाफ लाइफ हो गया, ठीक है, हाफ लाइफ 0.693 अपॉन लैम्डा, Ln2 अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या होता है आपका? वेवलेंथ सबको पता है, तो हाफ लाइफ यहाँ से पता कर सकते हैं।